नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हमने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह तक अध्ययन कर लिया था, मेवाड़ का इतिहास। आज हम मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप, एक बड़ा नाम जो हमारे राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वीर शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं और इनका शासनकाल 1572 से लेकर 1597 तक। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों सबसे पहली बात यह आती है कि इन्हें हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर, राजस्थान का शेर, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, और वीर शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं या कहलाते हैं। महाराणा प्रताप को किन नामों से जाना जाता है? तो वीर शिरोमणि, हल्दी घाटी का शेर और मेवाड़ केसरी के नाम से जाने जाते हैं। मेवाड़ केसरी नाम हमारे राजस्थान इतिहास के जो पितामह हैं कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने दिया है। महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों जानकारी, सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। कब हुआ? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ। और इस दिन जो हिंदी माह की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो तिथि थी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। ये भी ध्यान रखना है, प्रताप की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। 9 मई 1540 आपको ध्यान में नहीं रखना है। प्रताप की जयंती के बारे में अगर आपको ध्यान में रखना है तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ध्यान में रखेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को, और इस समय विक्रमी संवत थी 1597। विक्रमी संवत कौन सी थी? 1597 को। तो राजस्थान के एक ऐसे शासक, मेवाड़ के एक ऐसे शासक जिनका जन्म विक्रमी संवत 1597 को हुआ और आगे जाकर ईस्वी सन में इनकी मृत्यु होगी, वो भी होगा 1597। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, अंतदुर्ग है कटारगढ़ के बादल महल में, बादल महल एक जूनी कचहरी के नाम से भी जाना जाता है, उस जगह पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग के एक अंतदुर्ग है कटारगढ़ दुर्ग, उसके बादल महल में महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। और महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? कीका। बचपन का नाम क्या था? कीका। बचपन का नाम कीका, क्योंकि आपको पता है लंबे समय तक महाराणा प्रताप जब बचपन में भील बच्चों के साथ में रहे तो भीलों में छोटे बच्चे का एक शब्द सूचक होता है, उसको कीका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम भी क्या था? कीका था। ठीक है। और महाराणा प्रताप के बारे में आपको पता है पिता का नाम उदय सिंह था। पिता कौन थे? उदय सिंह। और माता कौन थी? माता जयवंताबाई, जयवंताबाई। ठीक है। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंताबाई, ये इनकी माता थी। आपको पता है अगर हम यहाँ देखें, जो महाराणा उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह जी, इनके 2 रानियां, एक का नाम था धीरबाई, धीरबाई भटियाणी, भटियाणी रानी थी धीरबाई भटियाणी। धीरबाई भटियाणी, और एक का नाम था जयवंताबाई।
जयवंताबाई। तो जयवंताबाई से 2 पुत्र हुए, एक का नाम था महाराणा प्रताप और एक का नाम था शक्ति सिंह। और इधर जो धीर भाई भटियाणी रानी थी, प्रिय रानी, इसका जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। ठीक है, अब देखिए आगे घटनाक्रम किस प्रकार से बदलता है। ये शुरुआती जानकारी थी महाराणा प्रताप के बारे में, एक बार पुनः देख लीजिए। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है मेवाड़ में, चित्तौड़ में 1572 से 1597 तक। इन्हें हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी और वीर शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ। उस दिन तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही प्रताप की जयंती मनाई जाती है। विक्रमी संवत 1597 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु ईस्वी सन 1597 में ही होगी। कुंभलगढ़ दुर्ग की कटारगढ़ दुर्ग अंत्यदुर्ग है, उसके बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बचपन का नाम कीका था, पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, मेवाड़ की जो महाराणा उदय सिंह थे उनकी 2 रानियां थी, धीर भाई भटियाणी और जयवंताबाई। धीर भाई भटियाणी से पुत्र जगमाल हुआ और जयवंताबाई से प्रताप और शक्ति सिंह पुत्र पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद में आगे होता है दोस्तों राजमहलों की क्रांति। देखिए क्या थी ये राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति, आपको पता है राजमहलों की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है। ये उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह थे, उनकी मृत्यु कहां हुई? गोगुंदा में। उदय सिंह की मृत्यु कहां हुई? गोगुंदा में। गोगुंदा में मृत्यु हुई। तो उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार करने के लिए जो मेवाड़ी लोग थे वो शमशान स्थल में गए हुए थे। तो पीछे से धीर भाई भटियाणी ने कुछ मेवाड़ी सरदारों को अपने पक्ष में मिला लिया और जगमाल को क्या कर लिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यानी कहने का मतलब जगमाल को क्या कर दिया? राजा बना दिया। जगमाल का क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। मेवाड़ का अगला राजा कौन होगा? जगमाल होगा। ठीक है, जब सब लोग उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार करने के लिए गए हुए थे तो पीछे से जगमाल का धीर भाई भटियाणी के प्रभाव से राज्याभिषेक कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार करके कौन कौन लोग, यहाँ आप इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा जो प्रताप के नाना थे, अखेराज सोनगरा। उसके बाद में आगे आते हैं रामरख पंवार। रामरख पंवार ये प्रताप के ससुर थे, अजबदेव पंवार के पिता। राम सिंह तंवर ग्वालियर के शासक थे, राम सिंह तंवर। और एक कृष्णदास, ये लोग प्रमुख भूमिका में थे। ये जब वापस आए तो इन्होंने, जब इस घटनाक्रम का पता चला तो तुरंत प्रभाव से क्या किया इन्होंने? राजमहल में अखेराज सोनगरा ने अपने खून का तिलक लगाया। किसको? प्रताप को। खून का तिलक किसको लगाया? प्रताप को लगाया। ठीक है, या खून का तिलक किया, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। खून का तिलक किया। किसने किया? अखेराज सोनगरा ने, जो प्रताप के नाना थे। उसके पश्चात जो रामरख पंवार थे, इन्होंने जगमाल से क्या किया? राजमुकुट छीनकर किसके सर के ऊपर रखा? प्रताप के सर के ऊपर रख दिया। और जो कृष्णदास जी थे, इन्होंने, ब्राह्मण कहा जाता है, इन्होंने कमर पर तलवार बांधी। कमर पर क्या बांधी? तलवार बांधी। महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार किसने बांधी? तो यह आपको ध्यान में रखना है, कृष्णदास ने। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब एक क्रांति हुई और उसके पश्चात प्रताप का क्या कर दिया गया दोस्तों? राज्याभिषेक। प्रताप का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक की दिनांक आपको ध्यान में रखनी है 1 मार्च
1 मार्च 1572। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई और प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 1 मार्च 1572 को। और ये कहाँ हुआ, तो स्थान ध्यान रखेंगे, गोगुंदा। कहाँ पर हुआ, गोगुंदा में। ठीक है, इस बात की जो जानकारी मिलती है हमें कौन कौन से ग्रंथों में मिलती है, तो राजस्थान के इतिहासकार रहे हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और मेवाड़ के एक लेखक रहे हैं, नाम है वीर विनोद के लेखक श्यामल दास। वीर विनोद, रचना ध्यान रख लेंगे आप। इनके अनुसार प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ 1 मार्च 1572 को कहाँ हुआ, गोगुंदा में। और विधिवत राज्याभिषेक, विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो विधिवत राज्याभिषेक होगा कुंभलगढ़ में। कहाँ होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। 1572 की बात है। और जब विधिवत राज्याभिषेक हुआ तो इस समय मारवाड़ के राव चंद्रसेन उपस्थित थे। मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ये भी ध्यान रखेंगे, मेवाड़ के राव चंद्रसेन भी जब महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक हुआ तो कुंभलगढ़ दुर्ग में उपस्थित थे। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इतनी घटना हो गई। यहाँ पर देखिए, जगमाल से राजमुकुट छीना गया और प्रताप के सर पर रखा गया रामरख पंवार के द्वारा। तो जगमाल यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, नाराज हो गया। जगमाल फिर क्या हुआ, नाराज हो गया और ये कहाँ चला गया, अकबर की सेवा में। कहाँ चला गया, अकबर की सेवा में चला गया। ठीक है, अकबर की सेवा में चला गया और अकबर ने इसको सिरोही की जागीर दी। किसकी जागीर दी, सिरोही की जागीर दी। अकबर ने इसको सिरोही की जागीर दी। अकबर ने जब इसको सिरोही की जागीर दी तो 1583 में आपको पता है एक युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध, और दत्तानी के युद्ध में मुगल प्रतिनिधि था कौन, जगमाल। जगमाल क्या हो गया, मारा गया। जगमाल क्या हो गया, मारा गया। और यहाँ पर जो सिरोही का शासक था सुल्तान देवड़ा, ये क्या हो गया, विजयी होगा। ठीक है, तो ये घटनाक्रम भी आपको ध्यान में रखना है। मुगल प्रतिनिधि जगमाल दत्तानी के युद्ध में 1583 में मारा गया सुल्तान देवड़ा के खिलाफ। इतनी बातें हो गई। उसके बाद में आगे हम देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। शासक बनेगा कब, 1572 में। तो 32 वर्ष की आयु में प्रताप, कितनी वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ का क्या बना, शासक बना। शासक बना और इसने कितने वर्ष शासन किया, 25 वर्ष शासन किया। 25 वर्ष शासन किया। ठीक है, प्रताप की पहली राजधानी गोगुंदा होगी। आगे जाकर फिर ये अपनी राजधानी जो अंतिम बनाएंगे वो चावंड को बनाएंगे। ठीक है, प्रताप का जो पुत्र था उसका नाम था अमर सिंह प्रथम। पुत्र का नाम क्या था, अमर सिंह प्रथम। और पत्नी, प्रताप की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, अजबदे पंवार। अजबदे पंवार, रामरख पंवार की पुत्री थी अजबदे पंवार। प्रताप का जो घोड़ा था, घोड़े का नाम था चेतक प्रिय। और प्रताप का जो हाथी था, परीक्षा में पूछा गया है और पिछली बार ही आया है, रीट के एग्जाम में पूछा गया था प्रताप का हाथी, तो उसका नाम है राम प्रसाद। क्या नाम था, राम प्रसाद। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात आपको पता है मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। तो ये बातें भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। प्रताप के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं। पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम, पत्नी अजबदे पंवार, घोड़ा चेतक था, हाथी क्या था, राम प्रसाद। अन्य हाथी भी थे, उनका हम जिक्र हल्दी घाटी युद्ध में करने जा रहे हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको पता है अकबर ने 1570 में
70 में नागौर दरबार लगाया था आमेर के शासक भारमल की सहायता से। तो वहां पर क्या हुआ, राजपूताने के अधिकतर शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ शासक ऐसे थे जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, और उनमें आपको पता है सिरोही का सुल्तान देवड़ा, इसके अलावा आपको पता है मारवाड़ का राव चंद्रसेन, और सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो महाराणा प्रताप, जो 1572 में आगे जाकर शासक बनेंगे अपने पिता की मृत्यु के बाद में। तो अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कई शिष्टमंडल भेजे कि आप अकबर के क्या बने, अधीन हो, अकबर के अधीनता में कार्य करें। तो एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को ये बात पसंद नहीं आई कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनके सानिध्य में रहा जाए, तो इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार आपको पता है जीवन पर्यंत नहीं की थी। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने कितने शिष्टमंडल भेजे थे? 4। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए, प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 शिष्टमंडल भेजे थे कि किसी भी प्रकार से महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई जाए। और उसमें जो प्रथम नंबर 1 था वो कौन था? जलाल खां। जलाल खां कब आया महाराणा प्रताप से इसकी मुलाकात? तो ये ध्यान रखेंगे आप, नवंबर 1572 में। लेकिन इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कहने का मतलब प्रताप ने किसी भी प्रकार से, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करना क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में दूसरी बार आए जयपुर के राजा मानसिंह। कौन आए? मानसिंह। और ये कब आएंगे? तो ये आएंगे जून 1573 में। जून 1573 में। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई? उदय सागर झील में, उदय सागर झील के किनारे, ठीक है। और मानसिंह का यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? अपमान। ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह का अपमान किया गया। कैसे किया गया वो हम यहाँ पर देखिए। जून 1573 में दूसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप से मिलने या महाराणा प्रताप को समझाने, महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु अकबर ने भेजा था इनको। तो डूंगरपुर अभियान से लौटते समय जून 1573 में मानसिंह उदय सागर झील के किनारे किससे मिला? महाराणा प्रताप से मिला। ऐसा कहा जाता है कि गर्मजोशी से दोनों एक दूसरे से मिले और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। किसके लिए? मानसिंह के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े राजा थे आमेर के कछवाहा वंश के, आपको पता है। तो इनके लिए एक बड़ा भोज रखा गया रात्रि के समय, और उस भोज में महाराणा प्रताप खुद शामिल नहीं हुए, अपने पुत्र अमर सिंह को इन्होंने भेजा। खाने के ऊपर बैठा दिया गया मान सिंह जी को, और मान सिंह जी ने कहा कि महाराणा प्रताप को बुलाया जाए। तो अमर सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति मुगलों के साथ में खाना खाता है उसके साथ में महाराणा प्रताप खाना नहीं खाते हैं। इस बात से मान सिंह नाराज हुआ, और उसी कहा जाता है कि उसी समय खाने के बीच में उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जल्दी ही आपको इस बात का पता चलेगा कि मुगलों के साथ खाना कौन खाता है, मैं खाता हूँ या आप खाते हैं, वो तो समय बताएगा। अमर सिंह जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से कह दिया कि जाइए, जल्दी हमारी मुलाकात है वो युद्ध भूमि में होगी, और जब मुलाकात होगी तो अपने साथ में अपने फूफा जी को भी लेकर जरूर आना। किसने कहा? उदय सिंह ने यह बात किसको कही? मान सिंह को। और ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही आगे जाकर फिर युद्ध की व्यूह रचना बनवाई अकबर से, और इसका नतीजा आगे जाकर निकलेगा हल्दी घाटी का युद्ध। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। जून 1573 में मानसिंह अकबर का प्रतिनिधि दूसरा शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप के पास में आया, और यहाँ पर मानसिंह का अपमान किया गया।
नंबर 3 पर आएंगे, मानसिंह के पिता ही हैं भगवंत दास। भगवंत दास, भगवान दास के नाम से जाने जाते हैं, भगवान दास। और ये कब आए, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, सितंबर 1573 में। ठीक है, और यहाँ भी इनका प्रयास क्या रहा, असफल रहा। और नंबर 4 पर कौन आएंगे, टोडरमल। और ये बात है कब की, दिसंबर 1573 की। ठीक है, और ये जो 4 शिष्टमंडल अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए भेजे थे, वो चारों के चारों शिष्टमंडल का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, आगे युद्ध की तैयारी। किसकी तैयारी होती है, युद्ध की तैयारी होती है कि निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के ऊपर क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा, युद्ध होगा। ठीक है, युद्ध की व्यूहरचना बनाई जाएगी। और ये कौन सा युद्ध होगा, तो ये युद्ध होगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी जो डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है, 18 जून, 18 जून 1576। ठीक है, और इसकी 1 जून है, एक दिनांक और है 21 जून 1576। तो ये 21 जून 1576 जो दिनांक बताते हैं वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा बताते हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा 21 जून 1576 हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख बताते हैं, और 18 जून 1576 ये सर्वमान्य यानी सभी इतिहासकार कौन सी तिथि बताते हैं, 18 जून 1576 को। एकमात्र गोपीनाथ शर्मा ही बताते हैं हल्दी घाटी युद्ध की तारीख 21 जून 1576। हल्दी घाटी आपको पता है कहाँ पड़ती है, खमनोर में, खमनोर राजसमंद में, खमनोर राजसमंद में। ठीक है, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे ही हल्दी घाटी पड़ती है, खमनोर राजसमंद में। तो हल्दी घाटी के युद्ध को आपको पता है रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है, रक्त तलाई, रक्त तलाई का युद्ध, क्योंकि रक्त तलाई बनास नदी, रक्त तलाई एक स्थान है, बनास नदी का जो कांटेदार मार्ग है, उबड़ खाबड़ उटपटांग जो रास्ता है, उसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। तो इतिहासकारों ने इसे रक्त तलाई का युद्ध, बनास का युद्ध, बनास का युद्ध, और कह सकते हैं हाथियों का युद्ध, क्योंकि हाथियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया था, इसलिए हाथियों का युद्ध भी कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, रक्त तलाई का युद्ध, बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध भी इतिहासकारों ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या दी है, संज्ञा दी है। हल्दी घाटी युद्ध को और भी संज्ञाएं मिलती हैं, कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी युद्ध को किसकी संज्ञा देते हैं, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। और इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी, इससे पहले हम उसको देख लेते हैं, अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी। और हल्दी घाटी युद्ध को बदायूनी, इतिहासकार बदायूनी जो उपस्थित था युद्ध के समय, तो बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, और बदायूनी की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, मुंतकाब उत त्वारिक। बदायूनी की पुस्तक मुंतकाब उत त्वारिक में, इस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का क्या मिलता है, प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है।
हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो बदायूनी की पुस्तक है मुंतखाब उत तवारीख। ठीक है। और कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात बदायूनी ने अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से रंगा था। मेवाड़ के जो राजपूत थे उनके खून से रंगा। ये बात भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। वैसे कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी में होनी चाहिए आपकी। ठीक है। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको निश्चित रूप से जाननी चाहिए। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। सभी इतिहासकार इसको सर्वमान्य रूप से स्वीकार करते हैं इस तिथि को। 21 जून 1576 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा केवल एक ही इतिहासकार हैं जो ये तिथि मानते हैं। हल्दी घाटी खमनोर राजसमंद में पड़ती है, बनास नदी के किनारे। हल्दी घाटी के युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध, जो बनास नदी का कांटेदार मार्ग है उसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। बनास का युद्ध हाथियों का युद्ध की संज्ञा दी जाती है इतिहासकारों के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से संबोधित करते हैं। अब्बुल फजल खमनोर का युद्ध कहते हैं इसको। और बदायूनी गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा देते हैं अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में। हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन करते हैं कौन? बदायूनी। ठीक है। और युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से रंगने वाले भी इतिहासकार कौन थे? बदायूनी। ठीक है। अब देखिए, युद्ध होता है तो युद्ध में दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों की तरफ से एक तरफ से होगा अकबर और दूसरी तरफ होगा महाराणा प्रताप। इससे पहले हम देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना। तो व्यूह रचना में दोनों पक्ष किस प्रकार से, अकबर अपनी व्यूह रचना कहाँ बनाता है और प्रताप अपनी व्यूह रचना कहाँ बनाता है? तो अकबर अपनी व्यूह रचना कहाँ बनाता है? ये बनाते हैं अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। अकबर का दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है, अकबर ने बनाया था। तो अजमेर के मैगजीन दुर्ग में अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई? व्यूह रचना बनाई। और प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में, कहाँ पर बनाई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई थी? व्यूह रचना बनाई थी। अब देखिए, व्यूह रचना बनाई तो व्यूह रचना के पश्चात इसने अपनी जो सेना थी, इसका प्रथम जो पड़ाव डाला वो मांडलगढ़ के समीप। कहाँ रखा? मांडलगढ़। ठीक है। और मांडलगढ़ में इसने अपनी सेना को सेनापति, अकबर ने अपना जो सेनापति बनाया था वो बनाया था मान सिंह को। सेनापति किसको बनाया था? मान सिंह को। ठीक है। और जनरल जो सैनिक नेतृत्व सौंपा मान सिंह को, और मान सिंह का जो सहायक था वो आसफ खां था। ठीक है। तो मांडलगढ़ में सेना को 21 दिन का पहाड़ी प्रशिक्षण, 21 दिनों का क्या दिया गया? पहाड़ी प्रशिक्षण दिया गया। पहाड़ी प्रशिक्षण। ठीक है, कि पहाड़ों पर किस प्रकार से सेना युद्ध करेगी, इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया मांडलगढ़ के समीप। और उसके पश्चात अपना जो शिविर है, अंतिम शिविर कहाँ लगाया अकबर ने? तो मोलेला गांव। कहाँ पर लगाया? मोलेला, राजसमंद में। और महाराणा प्रताप ने व्यूह रचना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई और अपना शिविर कहाँ पर लगाया? तो इन्होंने तो पहाड़ी प्रशिक्षण दिया अपनी सेना को, और महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ी प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि पहाड़ों में ही रहती थी। प्रताप ने अपनी सेना को मैदानी प्रशिक्षण दिया। क्या दिया? मैदानी प्रशिक्षण, यानी मैदान में किस प्रकार से लड़ा जाता है। और अपना शिविर कहाँ पर लगाया? तो ये ध्यान रखेंगे, लोहसिंह गांव। और ये भी कहाँ पड़ता है? हल्दी घाटी के समीप ही पड़ता है, राजसमंद। इतनी बातें आपको निश्चित तौर पर जाननी चाहिए। हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना अकबर ने कहाँ बनाई? मैगजीन दुर्ग, अजमेर में। और
अकबर ने अपना सेनापति किसे बनाया? मान सिंह को। इसका जो सहायक था वो कौन था? आसफ खां। आसफ खां, ठीक है। और इसके अलावा और भी सहयोगी थे, मित्तर खां, बलिष्ठ योद्धा के नाम से जाना जाता है बहलोल खां। ये क्या थे? सहयोगी थे, ठीक है। और महाराणा प्रताप के जो सेनापति होंगे वो हम आगे देखेंगे, हकीम खां सूरी। इसके अलावा क्या नाम था? भील, जो सेना का नेतृत्व किया सेनापति पुंजा जी। तो मांडलगढ़ में 21 दिनों का पहाड़ी प्रशिक्षण दिया मान सिंह ने मुगल सेना को, और मोलेला राजसमंद में इन्होंने अपना अंतिम शिविर स्थापित किया। प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना बनाई और अपनी सेना को, मेवाड़ी सेना को मैदानी प्रशिक्षण दिया, और लोहसिंह गांव राजसमंद में इन्होंने अपना अंतिम शिविर स्थापित किया। और अकबर का जो यहाँ पर उद्देश्य था, हल्दी घाटी युद्ध का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य वो ये था कि प्रताप को किसी भी प्रकार से क्या बनाया जाए? बंदी बनाया जाए। प्रताप को क्या बनाना? बंदी बनाना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य अकबर का यही था। मान सिंह को स्पष्ट कहा था कि किसी भी प्रकार से महाराणा प्रताप को क्या किया जाए? बंदी बनाकर लाया जाए, ठीक है। हालांकि मान सिंह अपने इस उद्देश्य में क्या रहा था? असफल रहा था। अब देखिए, युद्ध होता है तो यहाँ पर आप इस प्रकार से प्रताप के जो सेनापति हैं उनको भी जान सकते हैं। प्रताप के सेनापति, प्रताप के सेनापति कौन कौन थे? हकीम खां सूर, हकीम खां सूरी, ठीक है। हरावल भाग का नेतृत्व इन्होंने किया था, हकीम खां सूरी ने। मध्य में महाराणा प्रताप थे, और भील सेना का नेतृत्व, भील सेनापति कौन थे? पुंजा जी, ठीक है। ये इस प्रकार से महाराणा प्रताप के क्या थे? सेनापति थे, जिनके नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। जो वीर विनोद का लेखक है, यहाँ पर आप कुछ बातें और ध्यान रख लेंगे। अकबर का जो हाथी था, अकबर का हाथी, उसका नाम हवाई था। अकबर के हाथी का नाम क्या था? हवाई। और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। वीर विनोद पुस्तक, वीर विनोद जो पुस्तक है, उसके कवि श्यामल दास ये कहते हैं कि इसमें मुगल सेना और मेवाड़ी सेना, इसमें जो सैनिक अनुपात था, सैनिक अनुपात 1 क्या था? 4 था, ठीक है। कहने का मतलब वीर विनोद का लेखक श्यामल दास मानते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जो मेवाड़ी सेना की जो संख्या थी वो कितनी थी? 80,000। कितनी थी? 80,000। तो आप मुगल सेना की लगा सकते हैं, 3,20,000 अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। ये कौन मानते हैं? वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया उनका पूरा नाम था। उनके अनुसार मुगल सेना और मेवाड़ी सेना, या मेवाड़ी सेना और मुगल सेना का अनुपात 1:4 था। मेवाड़ी सेना के सैनिक 80,000 थे, तो अपने आप ही मुगल सेना के सैनिक हो गए 3,20,000। अब देखिए, युद्ध होता है तो युद्ध में आपने इतिहास में काफ़ी पढ़ा होगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप काफ़ी जीवटता के साथ में, अब काफ़ी वीरता के साथ में युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। मान सिंह हाथी के ऊपर बैठा था, मर्दाना उसका हाथी था, और इधर प्रताप के पास में घोड़ा था, प्रताप का घोड़ा, घोड़े का नाम था क्या? चेतक, घोड़े का नाम चेतक। और इधर मान सिंह का हाथी था, हाथी का नाम अभी हम नहीं जाना, मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। महाराणा प्रताप ने के घोड़े चेतक ने छलांग लगाई और हाथी
के ऊपर अपने अगले दोनों पैर टिका दिए चेतक ने, और महाराणा प्रताप ने अपने भाला निकाला और तुरंत किसकी ओर चलाया? मानसिंह की ओर। लेकिन मानसिंह तभी ओहदे में छुप गया। इस प्रकार से अपनी जान बचाई उसने। तभी कहा जाता है कि मुगल सेना ने मेवाड़ी सेना को घेर लिया। कमजोर स्थिति, शुरुआत में बिल्कुल कमजोर स्थिति में थे कौन? मुगल। उसके पश्चात महाराणा प्रताप की सेना पूरी तरह से जोश में आ जाती है, और मित्र खां नामक व्यक्ति जो अभी हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं, ये अकबर के आने की झूठी सूचना फैला देता है और मुगल सेना में जोश की भावना उत्पन्न कर देता है। आसफ खां ये जिहाद का नारा देता है अपनी सेना को जोश में लाने के लिए, और इसी समय मुगल सेना महाराणा प्रताप को क्या कर लेती है? घेर लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है। तो प्रताप को जब घेर लिया तो झाला बीदा, क्या नाम था? झाला बीदा। ये नाम विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, झाला बीदा। झाला बीदा ने क्या किया? प्रताप का मुकुट धारण कर लिया। प्रताप का मुकुट धारण किया किसने? झाला बीदा ने। और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर भेज दिया, और झाला बीदा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है। और इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध में जो बड़े नाम थे आपको पता है, अखेराज सोनगरा महाराणा प्रताप के जो नाना जी थे, रामरख पंवार अजबदे पंवार के पिता और महाराणा प्रताप के ससुर। ठीक है। प्रथम शहीद यही माने जाते हैं हल्दी घाटी युद्ध में। और इसके अलावा राम सिंह तंवर, काफ़ी ज़्यादा जो बड़े व्यक्ति थे, ये युद्ध भूमि में क्या हो गए? मारे गए। ठीक है। जो बचे हल्दी घाटी युद्ध में वो कौन कौन थे? ताराचंद, इसके अलावा भामाशाह है, और इसके अलावा करसनदास। ये क्या हो गए? बच गए। और ये क्या हो गए? मारे गए। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। महाराणा प्रताप का मुकुट झाला बीदा ने धारण किया और खुद लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर भेज दिया। और जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को लेकर जा रहा था, तो उसी समय एक नाले को पार करते समय चेतक का पैर उसमें फंस गया, और चेतक क्या हो गया? घायल हो गया, और उसके पश्चात इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। तो चेतक की जो समाधि है वो कहाँ पर है? बलीचा गांव। कहाँ पर है? बलीचा गांव। ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। नाले को पार करते समय चेतक घायल हो गया, और उसके बाद में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बलीचा गांव उदयपुर में चेतक की क्या है? समाधि बनी हुई। ठीक है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार है, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, यानी ये शस्त्र कहाँ रखते थे? ये जगह का नाम भी ध्यान रखेंगे, मायरा की गुफा। ये पड़ता है उदयपुर में। शस्त्रागार कहा था? मायरा की गुफा, उदयपुर में। ठीक है। इस प्रकार की बातें हुई, और युद्ध भूमि से महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल गया, और उसका प्रिय घोड़ा चेतक क्या हो गया? घायल हो गया, और घायल होने के पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। बलीचा गांव उदयपुर में चेतक की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। ठीक है। इधर क्या होता है युद्ध में? आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख उद्देश्य था प्रताप को बंदी बनाना, लेकिन मानसिंह इस कार्य में क्या हुआ? असफल हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मानसिंह और आसफ खां
मानसिंह और आसफ खां ये कहाँ गए, गोगुंदा गए, और गोगुंदा से कई बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया लेकिन सफलता नहीं मिली। और यहाँ से फिर आसफ खां और मानसिंह कहाँ चले गए, अजमेर चले गए। ठीक है, और अजमेर जब गए तो अकबर ने इनसे मिलने से मना कर दिया। कहा जाता है कि अकबर इनसे नाराज था क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था मानसिंह को, उस उद्देश्य में क्या रहा, असफल रहा। इस कारण से अकबर ने मानसिंह से मिलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मानसिंह की मनसब में कटौती करके भी जो 7,000 मनसब थी वो कितनी कर दी, 5,000 कर दी थी। 2,000 की मनसब की कटौती कर दी गई थी मानसिंह के मनसब में। ठीक है, ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जो हाथी थे उनका नाम हमने नहीं देखा है दोस्तों। हाथी का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी, प्रताप के हाथी। प्रताप के हाथी कौन कौन से थे, तो एक था राम प्रसाद, जिसका नाम अकबर क्या कर देगा, पीर प्रसाद। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात पीर प्रसाद, उसके पश्चात एक का नाम था लूणा, प्रसिद्ध यही थे। चक्रवाप, खांडे राव, ये भी कुछ प्रताप के हाथी थे, लेकिन प्रसिद्ध राम प्रसाद और लूणा ही थे। इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, झालाविदा प्रताप का राजमुकुट धारण करता है, युद्ध भूमि में शहीद हो जाता है। और इसके अलावा हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी जो हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था, प्रताप का सेनापति था, ये भी लड़ते हुए मारा जाता है। भील सेनापति पुंजा जी भी मारे जाते हैं। हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी का मकबरा कहाँ है, हकीम खां सूरी, इसके मकबरा आप कह सकते हैं खमनोर में। कहाँ पर है, खमनोर में। हकीम खां सूरी का मकबरा कहाँ है, खमनोर में बना हुआ। अब देखिए, हल्दी घाटी का इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, और घटनाक्रम के पश्चात हल्दी घाटी युद्ध से निकलकर महाराणा प्रताप कहाँ बाहर सुरक्षित निकल गए, और कोल्हारी गांव, प्रताप कहाँ गए, कोल्हारी गांव, ये जगह ध्यान रखेंगे। कोल्हारी गांव में पहुंचे और यहाँ पर अपना और घायल सेना का क्या करवाया, इलाज करवाया। घायल सेना का क्या करवाया, इलाज। अपना और घायल सैनिकों का इलाज करवाया कोल्हारी गांव में। और यहाँ से फिर ये चले गए कहाँ पर, कुंभलगढ़। कहाँ चले गए, कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रताप कोल्हारी गांव पहुंचे, अपना और घायल सैनिकों का इलाज करवाया, और उसके पश्चात कुंभलगढ़ दुर्ग चले गए। अब देखिए, दो ग्रंथ हैं, अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली। इसके अनुसार क्या है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात जब प्रताप सुरक्षित बाहर निकले तो इनकी मुलाकात अपने भाई शक्ति सिंह से हुई, भाई शक्ति सिंह से हुई। और शक्ति सिंह ने प्रताप को क्या दिया, एक घोड़ा दिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है किस ग्रंथ में, अमर काव्य वंशावली में, कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात जब महाराणा प्रताप बाहर निकले, सुरक्षित जब इनको बाहर निकाला गया, तो इनकी मुलाकात इनके भाई शक्ति सिंह से हुई, और शक्ति सिंह ने इनको घोड़ा देकर इनकी क्या की, मदद की, क्योंकि इनका जो प्रिय घोड़ा था प्रताप का, चेतक, घायल हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। बलीचा गांव में उसकी समाधि रखी गई, बनाई गई। ये मानता है अमर काव्य वंशावली, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि शक्ति सिंह की मृत्यु अकबर के
घेरे के दौरान, अकबर के घेरे के दौरान 1567 में हुई। ये मानते हैं कौन? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो ये बातें भी आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। सारी की सारी बातें हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित हैं। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम। हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम, हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम। तो परिणाम में आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, महाराणा प्रताप क्या हुए? विजयी हुए। ठीक है, महाराणा प्रताप क्या हुए? विजयी। महाराणा प्रताप क्या हुए? विजयी हुए। ऐसा कौन मानता है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई? ऐसा मानते हैं राज प्रशस्ति और राजविलास, राज प्रशस्ति और राजविलास, और कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि अकबर का प्रमुख उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। बंदी बना नहीं सके तो महाराणा प्रताप इसमें क्या हुआ? विजयी हुआ। राज प्रशस्ति, राजविलास और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप इस युद्ध में क्या हुआ? विजयी हुआ। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हल्दी घाटी युद्ध को बताते हैं अनिर्णित। क्या बताते हैं? अनिर्णित। इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, ऐसा मानना था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पढ़ा हल्दी घाटी का युद्ध। काफी लंबा दृष्टिकोण हमने हल्दी घाटी युद्ध और हल्दी घाटी से जुड़ी हुई जो भी बातें थी वो हमने जानी है। मेरे ख्याल से आपको बेहतर समझ में आया होगा। उसके पश्चात देखिए आगे क्या होता है। प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे अपने घायल सैनिकों को लेकर और अपना इलाज करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग में गए तो प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी राजधानी किसको बनाया? तो ध्यान रखेंगे कुंभलगढ़। किसको बनाया? कुंभलगढ़। यानी हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? कुंभलगढ़। अब देखिए आगे, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अक्टूबर, ये बात है 13 अक्टूबर 1576, हम जून पढ़ रहे थे, हल्दी घाटी युद्ध जून में हुआ। 13 अक्टूबर 1576 को मानसिंह, अकबर ने वापस भेजा मानसिंह, भगवंत दास इसी के पिताजी, और कुतुबुद्दीन खां, इन तीनों को आक्रमण करने भेजा और इन्होंने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। गोगुंदा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और गोगुंदा खुद अकबर भी आया और गोगुंदा का जो कार्यभार है वो मुजाहिद बेग खां इसको सौंप दिया। ठीक है, और खुद आगरा चला गया। और मुजाहिद बेग खां फिर मेवाड़ी सेना ने आक्रमण किया तो उसमें मारा गया। मेवाड़ी सेना के आक्रमण में क्या हुआ? मारा गया। ये छोटी सी बात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने पुनः 13 अक्टूबर 1576 को मानसिंह, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने भेजा और इन्होंने गोगुंदा पर अपना अधिकार कर लिया। मुजाहिद बेग खां गोगुंदा कि जो प्रशासन था, जिम्मेदारी थी, इसको सौंप दी अकबर ने। खुद चला गया आगरा और उसके बाद में पीछे से मेवाड़ी सेना ने आक्रमण किया तो मुजाहिद बेग खां उसमें क्या हो गया? मारा गया। उसके बाद में कुंभलगढ़, उसके बाद में क्या आता है आगे? कुंभलगढ़
कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पर आक्रमण, तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार, कितनी बार? 3 बार किसको भेजा अकबर ने? शाहबाज खां। शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार शाहबाज खां को भेजा, किसने? अकबर ने। ठीक है, और एक बार कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ 1578 में। कुंभलगढ़ का युद्ध, ये डेट आप ध्यान रख लेंगे, 3 अप्रैल 1578। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार। ठीक है, 1577, 1578, 1579। और इसमें कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ 3 अप्रैल 1578 में, इसमें शाहबाज खां क्या हो गया? विजयी हो गया। शाहबाज खां क्या हुआ? विजयी। पहले महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के बीच में, कहने का मतलब कुंभलगढ़ का जो युद्ध है वो चल रहा था। युद्ध में किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं देखते हुए महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का जो प्रशासन है वो राव भाण सोनगरा को सौंप दिया। और प्रताप कहाँ चले गए? छाछन की पहाड़ियों में, उदयपुर में पड़ती हैं, छाछन की पहाड़ियों में चले गए। युद्ध में किसी भी प्रकार की संभावना, जीत की संभावना न देखते हुए महाराणा प्रताप, या किसी भी प्रकार की कोई संभावना नजर नहीं आई महाराणा प्रताप को, तो इन्होंने कुंभलगढ़ राव भाण सोनगरा को सौंप दिया और खुद कहाँ चले गए? छाछन की पहाड़ियों में चले गए, उदयपुर में पड़ती हैं। और फिर जब शाहबाज खां ने आक्रमण किया तो शाहबाज खां विजयी हो गया। राव भाण सोनगरा और इसका सहयोगी था, साथी, इसका नाम था सिंदल सूजा। ये दोनों क्या हो गए? मारे गए। ये दोनों क्या हो गए? मारे गए। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। सीधी सीधी बात यही है कि शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार आक्रमण किया। लेकिन कुछ समय 1577, 1578, 1579 में ये 3 आक्रमण हुए। 1578 में कुछ समय के लिए इसको विजय मिली, लेकिन 1579 में वापस ये जब आक्रमण करता है तो ये असफल रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो अभियान होगा सैनिक अभियान अकबर का, और उसमें आएंगे 1580 में कौन? 1580 में अकबर ने किसको भेजा? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना किसको भेजा? 1580 में अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु किसको भेजा? अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा। और ये कहाँ पर रुका? शेर गांव में। कहाँ पर रुका? शेर गांव में रुका। शेर गांव में रुका तो महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, पुत्र का नाम था अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को या परिवार को, कह सकते हैं परिवार को क्या कर लिया? कैद कर लिया। परिवार को कैद कर लिया। 50 बेगम बताई जाती थी, उनको कैद कर लिया। किसने? अमर सिंह प्रथम ने। लेकिन प्रताप के कहने पर इनको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया गया। प्रताप के कहने पर इनको मुक्त कर दिया गया। और इस प्रकार से अब्दुल रहीम खाने खाना पुनः कहाँ चला गया? आगरा चला गया। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको
जब महाराणा प्रताप पढ़ें तो ये ध्यान में रहनी चाहिए। 1580 में अकबर पर आक्रमण करने हेतु ये अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु किसको भेजा? अब्दुल रहीम खाने खाना को, लेकिन सफलता नहीं मिली। शेर गांव में इसने शरण ली, रुकाए, और तभी वहां महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने इसके परिवार को कैद कर लिया, लेकिन प्रताप के कहने पर पुनः क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कहाँ चला गया? आगरा चला गया। और उसके पश्चात आगे होगा देबारी, देबारी का युद्ध। देबारी का युद्ध, ये बात है अक्टूबर 1582 की। देबारी दर्रे का युद्ध, देबारी घाटी का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। कर्नल जेम्स टोड देबारी के युद्ध को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। ठीक है। देबारी का युद्ध, इसमें दो पक्ष थे, एक महाराणा प्रताप था तो प्रताप, दूसरी तरफ अकबर। अकबर का जो प्रतिनिधि था शेरिया सुल्तान खां, शेरिया सुल्तान खां, यह अकबर का चाचा ही था, अकबर का चाचा था। ठीक है, शेरिया सुल्तान खां। और इधर प्रताप का जो प्रतिनिधि था पुत्र अमर सिंह, प्रताप स्वयं भी और अमर सिंह भी साथ में था। कहा जाता है कि देबारी का जो युद्ध हुआ 1582 में, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के भाले से शेरिया सुल्तान खां क्या हो गया? मारा गया। और दिवेर पर किसका आक्रमण हो गया? महाराणा प्रताप का हो गया। ये देबारी का युद्ध, इसको आप दिवेर का युद्ध कर सकते हैं। सॉरी, देबारी दर्रे का युद्ध, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, सॉरी मिस्टेक रही। तो आप दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। दिवेर क्या था? एक मुगलों की पुलिस चौकी थी। 36 पुलिस चौकियां थी। कितनी? 36 पुलिस चौकियां, मुगलों की 36 पुलिस चौकियां। इनमें एक प्रमुख थी दिवेर पुलिस चौकी, और इसका जो इंचार्ज था वो कौन था? शेरिया सुल्तान खां, जो अकबर का क्या था? चाचा था। तो इसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने जो भाला चलाया, उस भाले से शेरिया सुल्तान खां मारा गया। और दिवेर जो चौकी थी वो किसके अधीन हो गई? महाराणा प्रताप के अधीन हो गई। और उसके पश्चात जो 36 पुलिस चौकियां थी उसके ऊपर, सभी के ऊपर महाराणा प्रताप की क्या हो गई? महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। तो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, प्रताप की विजयों की शुरुआत मानी जाती है दिवेर के युद्ध से। और कह सकते हैं प्रताप के गौरव का प्रतीक, प्रताप के गौरव का प्रतीक किसे कहा गया? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दिवेर के युद्ध को कहा गया। ठीक है, ये पृष्ठभूमि आपको ध्यान में रखनी है दिवेर के युद्ध की, जो 1582 में हुआ। उसके बाद में अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को आमेर के जगन्नाथ कछवाहा, 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवा आमेर के नेतृत्व में अंतिम सैनिक अभियान भेजा।
अंतिम सैनिक अभियान। ठीक है। जगन्नाथ कछुआ जो आमेर के शासक थे, इनके नेतृत्व में अकबर ने अंतिम सैनिक अभियान क्या किया, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अंतिम सैनिक अभियान का नाम बताइए, जिसका नेतृत्व किसके पास था, तो नाम होगा जगन्नाथ कछुआ। बात है 5 दिसंबर 1584 की। जगन्नाथ कछुआ सैनिक अभियान का नेतृत्व करते हुए सेना लेकर जाता है, लेकिन मांडलगढ़ में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जगन्नाथ कछुआ की मांडलगढ़ में क्या बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ में। इसका कारण यह है कि जब ये सैनिक नेतृत्व करते हैं तो इनकी मांडलगढ़ में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात 1585 में प्रताप ने अपनी जो राजधानी है किसको बनाया, चावंड को। में प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया, चावंड को बनाया। अंतिम सैनिक अभियान था ये। और 1597 में जब मृत्यु होगी महाराणा प्रताप की, 1584 से 1597 के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अभियान अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा गया। इतिहासकार इस अवधि को अघोषित संधि के रूप में भी स्वीकार करते हैं कि एक अघोषित संधि भी थी। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ये 1584 में अंतिम सैनिक अभियान भेजा गया अकबर के द्वारा, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ कछुआ ने किया था। 1585 में प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया, चावंड को बना लिया। तो यहाँ आप कह सकते हैं चावंड जो चित्रशैली है, चावंड चित्रशैली, उसका उद्भव किसके समय हुआ, प्रताप के समय। किसके समय हुआ, प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रशैली का उद्भव हुआ। और चावंड चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो इसके पुत्र का काल होगा अमर सिंह। स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का शासनकाल होगा। तो चावंड में ही प्रताप के महल, महाराणा प्रताप के महल या चावंड के महल बने हुए हैं। प्रताप के महल कह सकते हैं या चावंड के महल, चावंड के महल। और चावंड में ही महाराणा प्रताप ने चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया। चामुंडा देवी का क्या बनवाया, मंदिर। महाराणा प्रताप ने चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ बनवाया, चावंड में। ये भी ध्यान में रहना चाहिए। उसके पश्चात आपको पता है महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी कब हुई, 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 को 57 साल की आयु में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो आप कह सकते हैं प्रताप की, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है, ये छतरी बनी हुई है चावंड में। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है, चावंड में। यहाँ पर एक स्थान है, नाम है बांडोली, वहां पर महाराणा प्रताप की छतरी है, 8 खंभों की छतरी। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ है, आपको ध्यान में रखना है, चावंड, उदयपुर में। और अगर प्रताप का स्मारक पूछा जाए, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो ये मोती मगरी फतेह सागर झील के किनारे पड़ती है, उदयपुर में। एक स्मारक दिवेर में भी बना हुआ है। तो महाराणा प्रताप की छतरी तो
आप कह सकते हैं बांडोली चावंड में 8 खंभों की छतरी। और स्मारक कहाँ बना हुआ है? मोती मगरी उदयपुर में। एक स्मारक इनका दिवेर में भी बना हुआ है। यह आपको महाराणा प्रताप के बारे में कुछ प्रमुख बातें निश्चित रूप से ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा अब आगे हम देखते हैं महाराणा प्रताप के दरबारी। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो उनमें सबसे पहले नाम आता है भामाशाह का। ओसवाल जैन जाति के एक बड़े व्यक्ति भारमल के पुत्र थे भामाशाह। और रामोजी को हटाकर महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना क्या बनाया था? दीवान बनाया था। तो भामाशाह, ठीक है। भामाशाह ने इडर के चूलिया गांव में प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या की? ये लीजिए, भामाशाह है जो महाराणा प्रताप के दीवान भी थे, प्रताप को 20,000 की स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। और इस कारण से भामाशाह को दानवीर, किसकी संज्ञा दी जाती है? दानवीर, मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड की नज़र में मेवाड़ का करण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और इस कारण इनको दानवीर, मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का करण की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ का करण इनको कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और राजस्थान में जो भामाशाह की हवेली है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भामाशाह की हवेली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राजस्थान में भामाशाह की हवेली कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद में अन्य दरबारियों की बात करते हैं तो आगे आता है चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र एक था जैन मुनि हेमरत्न सूरी। और एक प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ भी था माला सांधू। क्या नाम था? माला सांधू। तो चक्रपाणी मिश्र की रचनाएं देख लीजिए। एक का नाम था विश्ववल्लभ, एक का नाम था मुहूर्त मार्तंड, और एक का नाम था राज तिलक पद्धति। ये 3 रचनाएं ध्यान रखेंगे चक्रपाणी मिश्र की। विश्ववल्लभ, मूर्त मार्तंड, राज तिलक पद्धति। जैन मुनि हेमरत्न सूरी आपको पता होगा, प्रसिद्ध थी इनकी गोरा बादल पद्मिनी की चौपाई। किसने लिखी? हेमरत्न सूरी ने। और माला सांधू जो महाराणा प्रताप के दरबारी संगीतज्ञ थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था झूलना। कौन सा ग्रंथ लिखा था? झूलना। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। आज की क्लास में हमने उनके बारे में गहराई में सभी बातों को जानने का प्रयास किया है। आगे जो मेवाड़ के महाराणा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं सीमित करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।